Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Next topics which we study today is bacterial cell structure. इसमें सबसे पहले आता है flagella. Flagella are extremely thin hair-like appendages that are present outside the cell wall and originated from basal bodies. Basal bodies क्या है? Structure just beneath the cell membrane in the cytoplasm. यानी cell membrane के नीचे जो है this structure is present which is known as the basal body, and this basal body arises the flagella. Flagella जो है they are composed of special type of protein known as the flagellin. फ्लैजेला की बेस पर यानी इसकी प्रेजेंस एब्सेंस नंबर ऑफ फ्लैजेला और अटैचमेंट की बेस पर जो है बैक्टीरियाज को डिफरेंट क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई किया गया है, टैक्सोनोमिक ग्रुप बनाए गए हैं. जैसे कि एट्राइकस मीन्स बैक्टीरिया आर विदाउट एनी फ्लैजेला. मोनोट्राइकस व्हेन सिंगल पोलर फ्लैजेलम इज प्रेजेंट देन दिस कंडीशन इज नोन एज द मोनोट्राइकस. If tuft of flagella is present at one pole of bacteria, these are known as the Lophotrichus flagella. Amphitrichus is a condition when tuft of flagella at each of two poles is present, and in Petritrichus form flagella surround the whole cell. यानी जो पूरा सेल है उस पर जो है वो फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होंगे, सेल की स्ट्रक्चर बाउंड्री को जो है वो कवर किया होगा. बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला की बेस पर ये क्लासेस थी. स्पाइरल शेप बैक्टीरिया और जो बैसिलस बैक्टीरिया हैं इनके अंदर जो है वो फ्लैजेला जो है प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो कॉक्सी बैक्टीरिया हैं जो कल हमने शेप स्टडी की थी, तो जो कॉक्सी स्फेरिकल शेप बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर इट्स वेरी रेयर के दे हैव फ्लैजेला. फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? बेसिकली इसका जो बेसिक फंक्शन है मोटालिटी में है, यानी मूवमेंट में ये हेल्प करता है. इसके अलावा फ्लैजेला के थ्रू जो है बैक्टीरिया जो है ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली चेंजेस को या केमिकल्स को जो है वो सेंस कर सकते हैं. ये कीमोटैक्सिस भी जो है यानी बिहेवियर बैक्टीरिया के अंदर जो है वो फ्लैजेला कंट्रोल करता है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेली है बैक्टीरियल सेल में वो है पिलाई. पिलाई आर होलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस, यानी फिलामेंट्स धागों की तरह, रेशे की तरह जो है ये इस तरह का अपेंडेज है. पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला. फ्लैजेला और पिलाई में यहाँ आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला and they are not involved in mortality. True pili are only present on gram-negative bacteria and they are made up of special protein known as the pillin. जैसे flagella जो है उनकी प्रोटीन flagellin थी, तो पिलाई की प्रोटीन्स जो है वो पिलेंस हैं. इनका जो फंक्शन है वो है कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में हेल्प करना. कॉन्जुगेशन जो है ये एक स्पेसिफिक मैटिंग प्रोसेस है बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें क्या होता है कि टू बैक्टीरियल सेल्स एक दूसरे के करीब आकर जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं. पिलाई का जो फंक्शन है बैक्टीरिया सेल्स के अंदर वो क्या है? कॉन्जुगेशन में हेल्प करना. Some pili function as a mean of attachment of bacteria to various surfaces. तो कुछ जो बैक्टीरियाज के अंदर पिलाई जो है वो अटैच होने के लिए सरफेस पर भी हेल्प करता है. ठीक है. फोर्थ चैप्टर में जहाँ प्रोक्रियोटिक सेल की डायग्राम आपको दिखाई गई है वहाँ पर आपको पिलाई की जो स्ट्रक्चर है वो डायग्राम में दिखाई हुई, या वहाँ से पिलाई की स्ट्रक्चर जो है वो डायग्राम देख सकते हो. नेक्स्ट आपको बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनेलीज में जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है सेल इनवेल्व. सेल इनवेल्व क्या है कि आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म से बाहर यानी प्रोटोप्लाज्म से एक्सटर्नल जितनी भी कॉम्प्लेक्स लेयर्स हैं इट इज़ कलेक्टिवली नोन एज द सेल इनवेल्व. जैसे बैक्टीरिया में वायरसेस में भी हमने पढ़ा था इनवेल्व वायरसेस एंड नॉन इनवेल्व वायरस, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इनवेल्व एंड नॉन इनवेल्व का जो टर्म है वो डिफरेंट है. बैक्टीरियाज के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म सेल प्रोटोप्लाज्म से बाहर जितनी भी कॉम्प्लेक्स लेयर्स हैं कलेक्टिवली उनको हम सेल इनवेल्व कहते हैं. और इसमें जो है वो कैप्सूल, स्लाइम एंड सेल वॉल इंक्लूड है. हम इनको डिटेल से स्टडी करते हैं. कैप्सूल क्या है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज़ मेड ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेक्राइड यूनिट एंड ऑफ प्रोटीन
or of both. Capsule is tightly bound to the cell. It protects cells from engulfment by eukaryotic cells such as macrophages. यानी ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है कि कोई यूकैरियोटिक सेल जो है वो बैक्टीरिया सेल को इनगल्फ ना कर ले. सो दिस इज़ ऑफ प्रोटेक्शन मीन. नेक्स्ट है स्लाइम. स्लाइम क्या है? दिस सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सोल्यूबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड स्लाइम लेयर, which protect bacterial cell from environmental dangers such as antibiotics and desiccation. राइट. सो स्लाइम का फंक्शन क्या है? ये भी प्रोटेक्शन के लिए है बैक्टीरियल सेल को इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल डेंजर्स यानी पीएच चेंज होना या टेम्परेचर वेरी करना या एंटीबायोटिक्स या किसी भी फॉरेन केमिकल वगैरह से है जो है वो प्रोटेक्शन के लिए स्लाइम जो है प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल में. नेक्स्ट जो है वो सेल इन्वेल्प में है सेल वॉल. सेल वॉल क्या है? बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस and external to cytoplasmic membrane, cell wall is present. It is a rigid structure. It determines the shape of bacterium. Cell wall also protect the cell from osmotic lysis. सेल वॉल इज़ ओनली एब्सेंट इन माइक्रोप्लाज्म. तमाम बैक्टीरियाज जो हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. जैसे यहाँ पर मेंशन किया, इसे आप अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज है ये इंपॉर्टेंट कि सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया. अच्छा जी. क्रिश्चियन ग्राम जो था, दिस इज़ अ साइंटिस्ट दैट डेवलप द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक. यानी बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए जो है वो जो स्टेन यूज़ किया था वो ये टेक्निक डेवलप की थी क्रिश्चियन ग्राम ने. ठीक है. तो इस साइंटिस्ट की नेम की बेस पर जो है वो इसको हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए. अब बैक्टीरिया को स्टेनिंग प्रोसीजर की बेस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डैट स्टेन पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डैट स्टेन पिंक. ठीक है. ये जो है बेसिकली स्टेन पर्पल यानी जब इनको हम स्टेन करते हैं, बेसिकली जो केमिकल यूज़ करते हैं वो सैफ्रोनिन है. ठीक है. जब हम ये केमिकल यूज़ करते हैं इन बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर, तो जो कलर आता है वो पर्पल आता है. और जब इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम स्टेन करते हैं तो वो कलर आता है पिंक. ये जो डिफरेंस इन कलर है ये इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन की बेस पर है. नेक्स्ट आगे हम इसको डिस्कस करते हैं. सो यहाँ हम जो है वो क्रिश्चियन ग्राम टेक्निक जो है यानी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, बैक्टीरिया को स्टेन करने का जो प्रोसीजर है वो देख रहे हैं. तो इस डाइंग यानी इस स्टेनिंग टेक्निक की बेस पर बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डैट आर स्टेन्ड पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डैट आर स्टेन्ड पिंक. सो आगे जो इनकी बेसिकली सेल वॉल की स्ट्रक्चर में और इनकी ओवरऑल थिकनेस और इनके सेल इन्वेलप की जो है वो डिफरेंस है होता है इनमें. तो यहाँ इस टेबल में आपको दिखाया हुआ है. नंबर ऑफ मेजर लेयर्स इन ग्राम पॉजिटिव इज़ 1 एंड इन ग्राम नेगेटिव इज़ 2. यानी ग्राम नेगेटिव जो है वो कंपैरेटिवली थिक है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव. केमिकल कंपोजिशन इनकी देखें तो पेप्टिडोग्लाइकन 50% प्रेजेंट है, टिकॉनिक एसिड प्रेजेंट है एंड लिपोटिकॉइक एसिड प्रेजेंट है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. और ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेक्राइड्स, लिपोप्रोटीन, पेप्टिडोग्लाइकन 10% प्रेजेंट है. नेक्स्ट लिपिड्स जो हैं वो 1 to 4% है ग्राम पॉजिटिव में. लिपिड्स ग्राम नेगेटिव में 11 to 12% है. ओवरऑल थिकनेस जो है ग्राम पॉजिटिव की वो 20 to 80 नैनोमीटर है और ग्राम नेगेटिव में 8 to 11 नैनोमीटर है. आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है लेकिन ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है. पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट इन सम लेकिन ग्राम नेगेटिव में जो है प्रेजेंट इन ऑल. परमिएबिलिटी यानी कौन से पार्टिकल्स को जो है वो अलाउ करता है और किसको नहीं करता. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर मोर परमिएबल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर लेस परमिएबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज का जो डिफरेंस है इस टेबल को आपने जो है वो अच्छी तरह से याद करना है. आगे जो है वो सेल वॉल की कंपोजिशन बताई हुई है आपको कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो पेप्टाइड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है. इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की जो अमाउंट है, जैसे अभी हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में भी देखा था कि डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर इसकी अमाउंट जो है वो वेरी करती है.
It is composed of framework of long glycan chain cross-linked with peptide fragment. So the intact cell wall also contain chemical constituents such as sugar molecules, टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन एंड लिपोपोलीसेक्राइड विच आर लिंक टू पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ हमने इस टेबल में देखा था कि इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा जो है वो टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड एंड शुगर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। बैक्टीरियाज के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर सेल वॉल की स्ट्रक्चर और उनकी कंपोजिशन में डिफरेंस है। जैसे अभी ऊपर हमने ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को देखा है, और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल टोटली एब्सेंट होती है। जैसे ये भी हमने अभी पीछे बात की है कि माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। इसी तरह से आर्चियोबैक्टीरिया जो हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में बात की थी, आर्चियोबैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरियाज जो हैं उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है। आर्चियोबैक्टीरियाज की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती, पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट है। Their cell wall are composed of protein, glycoproteins and polysaccharide। ये सारे के सारे आपके MCQs क्वेश्चंस आ जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन कि आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल कंपोजिशन लिखें, या कौन सा बैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंस लिखें। तो इनको जो है वो आपने अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आप बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हम फोर्थ चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। कि साइटोप्लाज्म से ऊपर जो मेम्ब्रेन है डैट इज़ नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स सी इट व्हाट टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। Just beneath the cell wall is the cell membrane or plasma membrane. It is very thin, flexible or completely surround the cytoplasm. Plasma membrane is very delicate in nature and any damage to it result in death of organism। यानी सेल वॉल जो थी वो उसमें कोई भी अगर रप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए तो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई डैमेज आ जाए, कोई चेंज आ जाए तो जो वो बैक्टीरियल सेल है वो अलाइव नहीं रह सकता। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डेफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इन लेकिंग स्टेरॉल सच एज कोलेस्ट्रॉल। यानी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्सेंट है। फंक्शन इसका क्या है कि सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, शुगर एंड इलेक्ट्रॉन्स और अदर मेटाबोलाइट्स। यानी जैसे हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कि ये मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया आल्सो कंटेन एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। यस वी नो डैट कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट है एंड साइटोस्केलेटन भी एब्सेंट है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोइड। It has gel-like consistency. Small molecules move through it rapidly. Plasma membrane and very thin. Everything present within it is known as the protoplast। इसे भी अंडरलाइन करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होने वाली तमाम चीज़ें उसे हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। Cytoplasmic matrix is a major part of protoplast. Other large discrete structures such as chromatin, जिसे हम न्यूक्लियर बॉडीज भी कहते हैं, राइबोसोम, मीजोसोम्स, ग्रैन्यूल्स एंड न्यूक्लियोइड आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। अगर आपको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पर नोट आता है यानी लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है तो आपने ये सारे ऑर्गेनेलिस जो हैं जैसे क्रोमैटिन, राइबोसोम, मीजोसोम, ग्रैन्यूल्स जो अभी ये सारे हम डिस्कस करते हैं डिटेल से, इन सब पर आपने जो है वो नोट लिखना है। सो नेक्स्ट जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है डैट इज़ द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो नहीं होता। इसका जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल यानी DNA
डीएनए जो है वो एज सच ही साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो प्लेस जहाँ पर ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा, डैट इज़ नोन एज द न्यूक्लियोइड। ये यानी वो डेंस एरिया है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है, जहाँ पर इसका क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो उस प्लेस को हम जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उस प्लेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड को देखते हैं हम कि बैक्टीरियल सेल अनलाइक द सेल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लेक डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nuclear material or DNA in bacterial cell occupies a position near the center of cell. This material is single circular and double stranded DNA molecule. इसका जो DNA है वो circular form में है. It aggregate as an irregular shaped dense area called nucleoid. This chromatin body is actually an extremely long molecule of DNA that is tightly folded so as to fit inside the cell component. Since bacteria have a single chromosomes, they are known as the haploid. यानी number of chromosome bacteria के अंदर क्या है, single. So these are the haploid. यानी n है इनमें number of chromosome. आगे जो है वो स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है जिसका अपना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। But this is not essential for bacterial growth and metabolism. Its function is to provide resistance against drug, हैवी मेटल्स या डिजीज़ या इंसेक्ट्स रेजिस्टेंस जो है, यानी ये वो जीन्स है, यानी ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये वो है जो इस बैक्टीरिया को दूसरे ड्रग से, हैवी मेटल से या डिजीज़ से या इंसेक्ट से जो है वो प्रोटेक्ट करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वेक्टर है जिसमें यानी बैक्टीरियल सेल्स को जो है वो हम एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरियल सेल्स का, ये हमारे लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स के अंदर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये डिटेल से जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो बैक्टीरियाज के अंदर ये प्लाज्मिड क्या करते हैं कि ये उनको जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हैवी मेटल या डिजीज़ या इंसेक्ट्स रेजिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं जिस तरह से यूकैरियोटिक राइबोसोम्स थे उसी तरह से ये भी आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से साइज़ में स्मॉल हैं। जैसे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S हैं तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये 70S है। ये डिटेल से हम पढ़ चुके हैं राइबोसोम्स के टॉपिक में। फंक्शन इसका उसी तरह से प्रोटीन की फैक्ट्रीज़ हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसी तरह से इसके भी स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के होते हैं, लेकिन साइज़ कलेक्टिवली ओवरऑल जो है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटा है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है मीज़ोसोम। मीज़ोसोम जो है बेटे ये जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है तो ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में या स्फेरिकल शेप में जो है वो हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मीज़ोसोम्स। सो इसे हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि इनवेजिनेशन इनटू द सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज द मीज़ोसोम्स। अब इसके जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है कि जैसे शेप्स मैंने अभी आपको बताई है कि ये स्फेरिकल शेप में भी हो सकती है, वेजिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स या लैमिला की फॉर्म में हो सकती है। मीज़ोसोम का जो फंक्शन है ये डीएनए रेप्लिकेशन में है, सेल डिवीजन में है, जबकि कुछ जो मीज़ोसोम्स हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को स्टोर करती है और इनके एक्सपोर्टेशन में जो है वो हेल्प करती है। और कुछ जो मीज़ोसोम्स हैं इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सो मीज़ोसोम जो है इसके मल्टी फंक्शंस हैं, यानी ये रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है, डिवीजन में भी हेल्प करती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की भी एक्सपोर्टेशन में यूज़ होती है और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की भी स्टोरेज प्लेसेस है।
नेक्स्ट है आपके पास ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़। बैक्टीरियाज़ की जो हमें पता है कि बैक्टीरियाज़ जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, यानी जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अबंडेंट नहीं होते, सरप्लस अमाउंट में नहीं होते। सो जब इनको ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, हाई क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उनको स्टोर कर लेती हैं। वो जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर होंगे जिस फॉर्म में, वो स्टोरेज बॉडीज़ कहेंगे, या उनको हम जो है वो ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ठीक है। सिंस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वेयर न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, दे टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट व्हेन पॉसिबल। दीज में बी ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट्स एंड फॉस्फेट। कौन कौन से जो है वो ये न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया के लिए यूज़फुल हैं, इन्हें भी अंडरलाइन करें। ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट्स एंड फॉस्फेट। In addition, cell contain waste materials that are subsequently excreted. For example, common waste materials are alcohol, lactic acid and acetic acid. These are the waste products of bacteria. So ये जो waste materials हैं ये भी stored हो जाती हैं, और फिर जैसे possible होता है तो वो सेल से बाहर निकाल दी जाती हैं, एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। सो इनको जो है वेस्ट मटेरियल को भी अंडरलाइन करें कि बैक्टीरिया का जो वेस्ट मटेरियल है वो किस टाइप का है। अल्कोहल हो सकता है, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्स। स्पोर्स जो है हमें पता है कि जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो जर्मिनेट करने की बजाय एक डोरमेंट थिक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके अंदर जो है वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। सर्टन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स आइदर एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल्स, यानी सेल से बाहर है जिसे एक्सोस्पोर्स कहेंगे, या विद इन द वेजिटेटिव सेल्स जिसे हम एंडोस्पोर्स कहेंगे। They are metabolically dormant bodies and are produced at a late stage of cell growth. Spores are resistant to adverse physical environmental conditions such as light, high temperature, desiccation, pH and केमिकल एजेंट। स्पोर्स का फंक्शन क्या है कि ये जो एडवर्स फिज़िकल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जैसे लाइट, हाई टेम्परेचर या डेसिकेशन, वाटर की स्कर्सिटी हो जाना, पीएच या केमिकल एजेंट्स वगैरह के अगेंस्ट जो है वो एक ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, और उसके अंदर जो अलाइव सेल बैक्टीरिया है वो बिल्कुल अलाइव होता है। लेकिन जो है वो इसमें इसकी जो ग्रोथ है और जो न्यूट्रिशन है वो स्टॉप हो जाती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड फॉर्म वेजिटेटिव सेल। जैसे कंडीशन नॉर्मल होती है, फेवरेबल होती है, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जर्मिनेट कर जाती हैं और वेजिटेटिव सेल्स बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्ट। सिस्ट आर डॉर्मेंट थिक वॉल डेसिकेशन रेजिस्टेंट form and develop during differentiation of vegetative cells which can germinate under suitable condition. yes, cyst का हम स्टडी कर रहे थे। cyst क्या है? dormant thick wall desiccation resistant forms and develop during differentiation of vegetative cells which can germinate under suitable condition. They are not heat resistance. ये भी cyst जो हैं ये भी स्पोर्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा थिक वॉल्ड हैं और डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म है, यानी ये वाटर की स्कर्सिटी को जो है वो ज़्यादा टॉलरेट कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू स्पोर्स। लेकिन ये जो हैं ये दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। स्पोर्स और सिस्ट में जो डिफरेंस है ये बहुत जो है कॉमन क्वेश्चन है। सो स्पोर्स और सिस्ट में डिफरेंस जो है वो आप देखें कि जो स्पोर्स जो हैं वो इनसाइड दी बॉडी भी हो सकते हैं और आउटसाइड यानी एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सो या एंडोस्पोर्स हो सकते हैं। और ये क्या है? मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज़ हैं, यानी इस कंडीशन में स्पोर्स के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो स्टॉप्ड हो जाते हैं और ग्रोथ जो है वो भी स्टॉप हो जाती है। ठीक है। लेकिन सिस्ट जो हैं ये थिक डेसिकेशन रेजिस्टेंस फॉर्म है जो जिनके अंदर जो ग्रोथ है वो स्टॉप नहीं होती, और जब ये सूटेबल कंडीशन होती है तो इनके जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। स्पोर्स के अंदर जो है वो हीट रेजिस्टेंस भी होती है, जबकि सिस्ट के अंदर हीट रेजिस्टेंस नहीं होती। सो दीज आर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज ऑफ बैक्टीरिया।
नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जो है वो किस टाइप की न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेते हैं और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो न्यूट्रिशन के चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रहने के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बैक्टीरियाज को भी चाहिए। और इसी तरह से टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं वो जो बैक्टीरिया जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज ना कर सकें, ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं ये सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज हो सकते हैं या पैरासाइटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक क्या होंगे? डैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। हमें पता है कि जो सॉइल है डैट इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ नॉन एज द ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस क्या है? इट इज़ अ मटीरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल। Many soil inhabiting bacteria have very extensive enzyme system that break down the complex substances of humus to simpler compound. The bacteria then can absorb and utilize these simple substances as a source of energy। यानी जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं। वो डिकम्पोजिशन के बाद जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज़ करेंगे, जो सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे वो ये दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमारी यूनिवर्स के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई दे आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर। जो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो रही है, न्यूट्रिशन के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो रहे हैं बेसिकली वो बैक्टीरिया और फंजाई ही करते हैं। और स्पेसिफिकली दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज। नेक्स्ट जो हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरी में आता है वो है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया उसी तरह से दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल्स, यानी ये अपनी जो फूड है वो किसी अपनी फूड के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसी होस्ट सेल पर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, किसी अलाइव ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और इस प्रोसेस में जो है वो ये डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होंगे? डैट कैन हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में शुगर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनको भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज जो हैं, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल की फॉर्म में है, लेकिन इनका जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज है। जैसे हमने 11 चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, जो क्लोरोप्लास्ट है दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, सो इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया इन प्रोकैरियोटिक सेल, सो इट्स क्लोरोफिल इज डायरेक्टली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। सेकेंड जो डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस का ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और आम ग्रीन प्लांट्स का, वो ये है कि ये जो है वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यूज़ नहीं करते। दे यूज़ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को जो है वो यूज़ करते हैं एज अ हाइड्रोजन सोर्स एंड लिबरेट सल्फर इंस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इनकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती, सल्फ़र रिलीज़ होती है, बिकॉज दे यूज़ हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेंट ऑफ वाटर। So this is the another difference between photosynthetic bacteria and green plants. नेक्स्ट जो है वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्राइट यानी NO2, NO3 या NH3 या सल्फर या फिरेसाइन and trap this energy to release their synthetic reaction. There is the overall reaction of photosynthesis is shown that occurs in photosynthetic bacteria. You can see that carbon dioxide and hydrogen sulfide are used. Light and chlorophyll is essential components, accessory things, and sugar is produced, water is produced, and sulfur is released as a byproduct. दूसरी यहाँ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरियाज आर
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये जो ग्रीन या सल्फर या पर्पल बैक्टीरियाज हैं, ये इनकी स्टेनिंग एबिलिटी की बेस पर जो है इन बैक्टीरियाज के हमने नेम रखे गए हैं। ये जितने भी यहाँ हमने पढ़े हैं ये क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बिकॉज दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दे हैव टू रेस्पायर। रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक भी हो सकता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है। बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया, while those that grow in the absence of oxygen are known as the anaerobic bacteria. Some bacteria are neither aerobic nor anaerobic but facultative. Facultative bacteria grow either in the presence or absence of oxygen. Some bacteria require a low concentration of oxygen for growth, and this is known as the microaerophilic. Any small amount of oxygen is required for their growth. In this table you can see the different examples of bacteria on the basis either they are aerobic or anaerobic. Pseudomonas जो है ये aerobic bacteria है, spirochete is an anaerobic bacteria, E. coli जो smallest bacteria है that is a facultative anaerobic bacterium. facultative हम देखा है कि इनके लिए जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस जो है वो मायने नहीं रखती, यानी अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये रेस्पायर कर लेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल तब भी ये जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं, जो है वो एनारोबिकली जो है वो रेस्पायर कर सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर पर जो कैम्पाइलोबैक्टर जो है बैक्टीरिया, दिस इज़ अ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम जिनके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट टू रिमेनिंग अलाइव। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है बेसिकली इट रेफर टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो इनका रिप्रोडक्शन है बैक्टीरियल्स के अंदर डैट इज़ बाय एसेक्सुअल मींस, और इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो है वो एक स्पेशल टाइप की जो है वो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है डैट बिकम इन लार्ज एंड इट्स न्यूक्लियर मटेरियल इज़ डुप्लीकेटेड। यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है डैट इज़ डुप्लीकेटेड, यानी क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट कर चुका है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसी तरह से सेल यहाँ देख सकते हैं आपके, इसका जो सेल का डुप्लीकेटेड सेल जो है इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है it pinches inward at the center of the cell, creating two daughter cells. So this type of reproduction is known as the binary fission. That is the common mode of reproduction in bacterial cell. So once this division is complete, bacteria grow and develop their unique feature. यानी एक बार ये डिवीजन हो जाए तो बैक्टीरिया में जो ग्रोथ और उसकी बाकी दूसरी यूनिक स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो बाद में डिवेल्प होती रहती हैं। The interval of time until the completion of next division is known as the generation time. Four distinct phases are recognized in bacterial growth curve. वो कौन कौन से हैं? लैग फेज, इट इज़ फेज ऑफ नो ग्रोथ, बैक्टीरिया प्रिपेयर themselves for division. सेकेंड है लॉग फेज, इट इज़ फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ, बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट, यानी बेशुमार जो है बैक्टीरियाज के नंबर जो है वो इस फेज़ के अंदर इंक्रीज़ करते हैं। थर्ड है स्टेशनरी फेज, बैक्टीरियल डेथ रेट इज़ इक्वल टू बैक्टीरियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ क्या है? डेथ एंड डिक्लाइन फेज, बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, हैंस हियर द डेथ रेट इज़ मोर देन द रिप्रोडक्शन रेट, यानी इसमें जो है वो ग्रोथ नहीं होती, रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती, बल्कि बैक्टीरिया जो है उनके नंबर कम होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेथ। सो दीज आर द फोर फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ कर्व। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ एंड डिक्लाइन फेज। फिर नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन, ये भी हमने पिलाए में देखा था कि जो है वो टू सेल बैक्टीरियल सेल्स जो है वो एक दूसरे के करीब आकर जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसमें जो स्ट्रक्चर यूज़ होती हैं वो है सेक्स पिलाए।
ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो हम काउंट करते हैं। जो बाइनरी फिशन थी वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो काउंट करते थे। जो कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, इसमें जो है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज होता है, यानी वेरिएशन जो है बैक्टीरियाज के अंदर इंड्यूस की जा सकती हैं इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. Any question regarding these topics you can ask in the group. Thank you.